हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह वीडियो सी सेट 2019 पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 है। आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले आप वो जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। अब डायरेक्टली बढ़ते हैं पार्ट 3 के क्वेश्चन से। क्वेश्चन इज अ वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट फास्ट इन एवरी 24 आवर। मतलब 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट मूव करता है। ठीक है। द क्लॉक वॉज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट 8 AM ऑन मंडे। मंडे 8 AM को वो क्लॉक को राइट टाइम पे हम लोग सेट कर दिए। ठीक है। वेन द क्लॉक शोज द टाइम 6 PM ऑन वेडनेसडे, तो हमारा कहाँ तक निकालना, वेडनेसडे को 6 PM तक। 6 PM जब वो क्लॉक शो कर रहा है, हमारा जो रॉन्ग क्लॉक चल रहा है, जो 10 मिनट आगे चल रहा है, तो करेक्ट टाइम हमारा क्या होगा। अब सीक्वेंस वाइज इसे सॉल्व करते हैं। सपोज मंडे को 8 बजे है। नाउ अगर ट्यूसडे लेते हैं, जब ट्यूसडे पे वो क्लॉक 8 बज रहा होगा, 24 घंटा जब कंप्लीट कर लिया होगा अपना, तो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा। एक्चुअल टाइम उस समय 7:50 AM हो रहा होगा। 10 मिनट का लैग होगा क्योंकि ये 10 मिनट फास्ट चल रहा है। तो एक्चुअल 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट चल रहा है, तो असली टाइम 10 मिनट कम होगा, मतलब 7:50 असली टाइम है। और हमारा जो क्लॉक चल रहा है वो 8 AM शो कर रहा है। अब आ जाता है वेडनेसडे को। सो वेडनेसडे को 8 AM में क्या होगा हमारा, और 10 AM का लैग होगा 24 घंटे में। तो 7:50 था, तो अब क्या हो जाएगा, 7:40 AM हो गया। ठीक है। अब तो वेडनेसडे को हमें 6 PM निकालना है, तो 8 AM हो चुका है। 8 AM और 6 PM के बीच में कितने घंटे होते हैं, तो 4 और 6 10 आवर्स होते हैं। ठीक है। अब 10 आवर्स में हमें लैग निकालना है कि 10 आवर्स में कितना लैग होगा। तो अब ये एग्जांपल देखते हैं कि 24 घंटे में जब 24 आवर्स में हमारा लैग 10 मिनट का हो रहा है, तो हम लोग 24 घंटे में 10 मिनट है, तो 24 घंटे को लिख सकते हैं 24 × 60, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो 24 × 60 मिनट में 10 मिनट का लैग है। इसका मतलब है 1 मिनट में कितने मिनट का लैग होगा, 1 मिनट में 10/24 × 60 मिनट का लैग होगा। ये तो सिंपल सा इक्वेशन है। तो अब हम निकाल लेंगे ये 10 आवर में कितना लैग है, ये हमारा मेन निकालना है। तो 10 आवर मीन्स 10 × 60 मिनट में कितना लैग होगा, 10 × 60 मिनट में इंटू 1 मिनट में हमारा ये लैग है। तो 10 × 60 मिनट में दिस इंटू दिस, 10 × 24 × 60, इतने मिनट का लैग होगा। सो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 60 हुआ, और ये मेरा 100/24 आ जाएगा। 100/24 ये लगभग हमारा 4 पॉइंट समथिंग होगा। आगे हम कैलकुलेट प्रिसीजन, पूरा एग्जैक्ट प्रिसीजन नहीं लेते हैं, मतलब 4 मिनट का लगभग का लैग आ रहा है हमारा। ठीक है। और अब देखिए 8 बजे से लेकर 6 PM तक में 4 मिनट का लैग आ रहा, और 8 बजे तक मतलब सोमवार 8 AM से लेकर वेडनेसडे 8 AM तक हमारा 7:40 हो रहा था, मतलब 20 मिनट का लैग आया था। और 8 AM से लेकर हमारा 6 PM में 4 मिनट का लैग आया, मतलब टोटल 24 मिनट का लैग आया हुआ है हमारा। और करेक्ट टाइम क्या शो कर रहा है, मतलब वो घड़ी में टाइम क्या शो कर रहा है, 6 मिनट। तो करेक्ट टाइम क्या होगा, ठीक 24 मिनट पहले। तो 6 PM से ठीक 24 मिनट पहले क्या होता है, 5:36। तो ये 5:36 हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन इज, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन जीरो, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज। सो हम क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है कि इंक्रीज बाय द सेम पॉजिटिव, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ पर्टिकुलर पॉजिटिव नंबर से हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन क्या होगा। बहुत सारा एग्जांपल दिया है, हमें जनरलाइज करना नहीं है, हम सिंपल सा एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, सपोज 1/2। ठीक है। इसका वैल्यू है 0.5, हमें पता है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, 1/2 को दोनों तरफ से 1 पे 1 पॉजिटिव नंबर है, यहाँ दिया हुआ ग्रेटर देन 0, तो इसे ऐड कर दे रहे हैं। तो वैल्यू क्या हो गया, 2/3। सो 2/3 कितना होता है, 0. आपका 20, मतलब 6 जाएगा अपना। ठीक है। अब हम क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं और हमारा वैल्यू इंक्रीज हुआ है। अब देख लेंगे ऑप्शन, ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन गलत है, ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब हम लोग देख लिए कि ये हमेशा ग्रेटर होगा। नेक्स्ट है ऑलवेज इक्वल टू का तो कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये गलत हो गया। सच दैट नथिंग कैन बी क्लेम्ड, ये भी गलत है, मतलब हमेशा वो नंबर बढ़ेगा ही। चलिए अगर आपको लगता है कि एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सो 1/2 में मान के चलिए दो हम लोग ऐड कर दिए, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिए। सो 3/4 आया। सो 3/4 पता है 0.75 होता है, ये और बढ़ गया। सो इससे क्या पता चलता है कि 2/3 से भी ज़्यादा है 3/4।
0.5 से ज़्यादा है 0.65, इससे ज़्यादा है 0.75। तो ये ट्रेंड आपको पता चल रहा है, मतलब बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे। तो ऐसा एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके, एक या दो लेके आप फिल्टर आउट कर सकते हैं ऑप्शंस को। क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया है, हमें मिसिंग वैल्यू निकालना है। सो पहले सीक्वेंस को हम लोग लिख देते हैं। 4, 196, 16, 144, कॉमा देते जाते हैं, 144, 36, 100, 64। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ये तो काफ़ी सिंपल, ये आप लोग को देख के ही पता चल रहा होगा कि ये स्क्वायर का बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर है ये। सो जैसे 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 196 हमारा 14 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, देन ये 6 का स्क्वायर, देन 10 का स्क्वायर, देन 8 का स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चल रहा है ट्रेंड? ये देखिए यहाँ से ट्रेंड देखिए, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। नेक्स्ट ट्रेंड देखते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड यहाँ से पता चल रहा, 14 - 2 12, 12 - 2 10, मतलब 10 - 2 8 होगा, मतलब यहाँ वैल्यू हमारा क्या आएगा 8। ठीक है, और इसी का स्क्वायर यहाँ पर हमारा वैल्यू हो जाएगा जो मिसिंग वैल्यू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 64। सो आंसर हो जाएगा हमारा 64 बी। क्वेश्चन इज इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश एंड वाइल 3 ऑफ देम कैन रीड नीदर ऑफ द टू लैंग्वेज। सो 15 लोग हैं, 15 में से 7 फ्रेंच बोल सकते हैं, 8 इंग्लिश बोल सकते हैं, एंड थर्ड जो कंस्ट्रेंट है वो दिया है 3 ऑफ देम कैन रीड नीदर ऑफ द टू लैंग्वेज, मतलब 3 जो है वो फ्रेंच एंड इंग्लिश दोनों में से कुछ नहीं बोल सकते। ये हमारा डेटा दिया हुआ है। द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज इज। तो हमें इसमें ये पता है कि टोटल 15 है, और हमें ये दिख रहा है कि 8 + 7 भी 15 होता है। इसका मतलब है ये जो 3 है, 8 + 7 में एटलीस्ट 3 लोग हैं जो कॉमन होंगे। एटलीस्ट बता रहा हूँ, वो जो 3 लोग होंगे, जो 3 यहाँ पर होंगे जो कुछ नहीं रीड कर पा रहे होंगे। इसका मतलब है इन फ्रेंच और इंग्लिश कॉमन 3 हो रहा है। तो द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज इज, मतलब इसमें से 3 कॉमन है, मतलब 7 - 3 कर देंगे तो हमारा, हम नीचे देख ले रहे, 7 फ्रेंच है, 8 इंग्लिश है, और 3 कॉमन है। तो इसका मतलब है कि -3 अगर करते हैं तो 4 ओनली फ्रेंच वाले हो जाएंगे, और -3 करेंगे तो 5 ओनली इंग्लिश वाले हो जाएंगे, क्योंकि 3 कॉमन है। तो ये यूनिक लैंग्वेज, 4 फ्रेंच यूनिक और 5 इंग्लिश यूनिक, सो टोटल 9 पीपल हो जाएंगे जो कि यूनिक लैंग्वेज बोलते हैं। दैट इज बी इज द आंसर। क्वेश्चन इज अ प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ द बुक स्टार्टिंग विथ 1 एंड यूजेज 3089 डिजिट्स इन ऑल। हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव। सो क्वेश्चन बोला है कि जैसे नॉर्मली बुक्स में नंबरिंग होता है, पेज नंबर का 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग किया गया है, और जितना भी टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, हर नंबर का अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं वो हो जा रहा है हमारा 3089। तो हमें बताना है कि उस बुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है। तो सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे डिजिट। तो हम लोग डिजिट का हमारा फॉर्मेट होगा कि पहले हम वो नंबर लेंगे जो सिंगल डिजिट है, फिर डबल ट्रिपल ऐसे ऐसे करके आगे जाएंगे। सो सिंगल डिजिट नंबर 1 से 9 तक हो सकता है। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो, टोटल नंबर कितना होगा, पहले टोटल 9 नंबर होगा, और पर नंबर पे डिजिट होगा 1, दैट मीन्स 9। ये हमारा हो गया वैल्यू। देन 2 डिजिट नंबर 10 से 99 होता है 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेट। सो इसमें टोटल नंबर कितने होंगे। सो एक चीज़ कभी कभी कोई स्टूडेंट गलती करते हैं, मैं साइड में यहाँ समझाता हूँ। जैसे 1 और 9 के बीच में हम लोग, 1 और 9 में हम लोग काउंट करते हैं कि टोटल नंबर कितना हो रहा। तो जनरली क्या करते हैं लोग ना कि 9 - 1 कर देते हैं डायरेक्टली 8, जो गलत हो जाता है। हमें +1 करना पड़ता है, बिकॉज जब 9 - 1 हम करते हैं तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, तो उसे इंक्लूड करने के लिए हमेशा +1 करना होता है। तो वही वैसा ही हम लोग इसमें यूज करेंगे। 99 - 10 89 + 1 दैट इज 90। सो 90 नंबर्स होगा 2 डिजिट का, मतलब इंटू 2। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया हमारा, 9 दूनी 18, 180 हो गया। अब आते हैं 3 डिजिट नंबर। हमारा मिनिमम होता है 100, मैक्सिमम 3 डिजिट 99। सो इसमें टोटल नंबर कितना होगा, 999 - 100 899 + 1, मतलब 900 नंबर ऐसा होगा। और पर नंबर पे डिजिट कितना है, 3 है, मतलब ये हो जाएगा 2700। अभी तक हमारा कितना टोटल डिजिट काउंट हो गया हम लोग देख लेंगे। सो हमारा डिजिट काउंट 2700, 180 और 9, तो इसे काउंट कर लेंगे तो 9882, मतलब हमारा अभी तक
3089 डिजिट हो चुका है और हमारा टोटल डिजिट कितना है 3089। तो देख लेंगे अभी कितना रिमेनिंग है हमारा। 3089 में से हम लोग 2889 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग हमारा बच गया केवल 200 डिजिट है। और हम लोग 3 डिजिट का पूरा नंबर यूज़ कर चुके हैं, मतलब अब 4 डिजिट नंबर यूज़ होगा। तो अगर फोर डिजिट नंबर यूज़ होगा और 200 नंबर ही बचा है तो कितना 4 डिजिट नंबर यूज़ होगा 200 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 50 और 4 डिजिट नंबर यूज़ होने वाला है। जो 50वां नंबर होगा 4 डिजिट नंबर वो पेज का लास्ट होगा। तो हम लोग 999 हज़ार में, हज़ार से स्टार्ट करेंगे। हज़ार से 50वां जो नंबर होगा वो होगा हमारा 1049, क्योंकि हज़ार को इंक्लूड कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से 49 नंबर और 1000 50, मतलब 1049 हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट फॉलो सम अरेंजमेंट। एक सीक्वेंस दिया है, द लेटर दैट अपेयर इन द गैप्स। तो गैप्स में जो लेटर है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हम पहले सीक्वेंस लिख लेंगे, सी डैश ए डबल सी डबल ए देन डैश है, देन डबल ए डैश बी सी डैश बी। सो सबसे पहला अप्रोच होता है हमें टोटल लेटर काउंट करना है। तो यहाँ लेटर काउंट करेंगे तो ये हमारा 3 4 7, ये हमारा 15 लेटर्स टोटल है। ओके, अब अगर ये इवन नंबर होता है तो हम क्या करते हैं कि हाफ टू हाफ डिवाइड कर देते हैं एंड रिस्पेक्टिवली हम लोग चेक करते हैं लेटर्स को दोनों हाफ में। बट यहाँ 15 है तो 15 को हम लोग 3 into 5 लिख सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे 3 का 5 ग्रुप बनाना या 5 का 3 ग्रुप बनाना। तो हम स्टार्ट करते हैं 5 का 3 ग्रुप बनाने का। सो ये 5 का 3 ग्रुप हम ट्राई करेंगे, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप। सो हमें एक यहाँ से पैटर्न नज़र आ रहा है कि हर 5 के ग्रुप में जो पहला दूसरा लेटर है वो कॉमन है और लास्ट का 2 लेटर कॉमन है। ठीक है, इसमें नज़र आ रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। अगर यहाँ हम लोग सी लिख देते हैं तो ये पैटर्न पॉसिबल है। और लास्ट वाले 5वें ग्रुप में भी अगर यहाँ बी लिख देते हैं तो ये पैटर्न मिल रहा है, और यहाँ बी लिखते ये पैटर्न मिल रहा है। तो हम अभी चेक कर रहे हैं कि चलिए ये पैटर्न पूरा एक्जैक्टली फिट हो रहा है। अब अभी भी हमारा एक लेटर यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पर क्या है अभी हमें मुझे फाइंड आउट नहीं मिला है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इस 5 ग्रुप में। देखिए इसके मिडिल वाला पार्ट ए है, इसका मिडिल हमें पता नहीं है, इसका मिडिल हमारा सी है। इसका मतलब इस सीक्वेंस से क्या पता चल रहा है, पहला में ए है, लास्ट में सी है, मतलब बीच में बी होगा। सो यहाँ से बी पता चल गया। तो ये हमारा सीक्वेंस कंप्लीटली फिल हो गया। अब देखते हैं जो फिल किया है वो ऑप्शन में है कि नहीं। ये हमारा डैश लाइन यहाँ से आ गया सी, सेकेंड डैश हमारा था इस पॉइंट पे, दिस यहाँ से बी आ गया, नेक्स्ट डैश यहाँ था, यहाँ से बी आया, और नेक्स्ट डैश लास्ट था, यहाँ से बी आया, मतलब सी और ट्रिपल बी। ये हम ऑप्शन चेक करेंगे, ये बी नंबर में हमारा ऑप्शन है, मतलब ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सो इसका इसका अप्रोच बता देता हूँ। फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग टोटल नंबर काउंट करेंगे, टोटल नंबर कितना है। अगर इवन है तो हाफ डिवाइड कर देंगे और दोनों तरफ वाला पार्ट को चेक करेंगे कैसे रिलेटेड है। अगर ऑड है, अगर ऑड आ गया तो जैसे 3 into 5 किए, उसके बाद हम लोग 5 का 3 पेयर या 3 का 5 पेयर बना के चेक करेंगे कि क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। सो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ऐसे अप्रोच लेते हैं। क्वेश्चन इज अ फैमिली हैज 2 children along with their parents. The average of the weight of the children and their mother is 50 kg। मतलब 2 चिल्ड्रन हैं एंड पेरेंट्स है, सपोज फादर एंड मदर। ठीक है, देन बोला गया है कि द एवरेज ऑफ वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर। सपोज चिल्ड्रन का वेट है C1 प्लस C2 प्लस मदर का M डिवाइडेड बाई 3। यही एवरेज वेट का फॉर्मूला होता है, टोटल वेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, दैट इज इक्वल टू 50 kg। देन द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52। तो C1 प्लस C2 प्लस father F divided by 3 is equal to 52. If the weight of the father is 60 kg, then what is the weight of the mother? So father का weight हमें दे दिया गया है, this is 60 kg। तो हमें निकालना है m का वैल्यू। सो सिंपल ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अगर f के जगह यहाँ 60 पुट करते हैं तो हमें C1 प्लस C2 निकल जाएगा। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू प्लस 60, f के जगह यहाँ 60 पुट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई ये 3 को इस तरफ लेते जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 156। तो C1 प्लस C2 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 156 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 96। तो C1 प्लस C2 हमारा 96 आ गया। अब ये सेम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे C1 प्लस C2 का वैल्यू। तो 96 प्लस m डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 50, दैट इज 96 प्लस m इज इक्वल टू, ये 150 हो गया, इधर जाएगा तो m इज इक्वल टू 150 माइनस 96, दैट इज 54। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 54। ये सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपीज करेंसी इन द 3 डिनोमिनेशन 1, 10 एंड 50। सो 3 डिनोमिनेशन है 1, 10 एंड 50। फाइंड क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज
हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ बिल ऑफ 1 to 107 कैन बी पे। सो 107 रुपये हमें पे करना है और डिनोमिनेशन 3 है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये रिकर्सन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमें मैनुअली काउंट करना होगा ऑल पॉसिबिलिटीज। इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, 2023 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था इसी डिनोमिनेशन का, और सेम आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज 107 में एक चीज़ तो हमें पता है कि जो 7 रुपीज़ होगा वो तो 1 रुपीज़ से ही पे होने वाला है, तो 7 को हम लोग साइड कर देते हैं क्योंकि हर केस में ये 7 हमारा हो गई। तो हमारा टारगेट है 100 कैसे कंप्लीट करेंगे, कितना कॉम्बिनेशन में 100 कंप्लीट किया जा सकता है। सपोज हमें 100 कंप्लीट करना है, 3 डिनोमिनेशन हमारे पास है 1, 10, 50। सो पहले यूज़ करेंगे सिंगल सिंगल। सपोज हमारे पास केवल 1 है, 1 रुपीज़ का कॉइन है। सो इस हिसाब से केवल एक टाइम्स होगा, मतलब 100 हम लोग ले लेंगे केवल एक एक का। ठीक है, तो ये हमारा केवल 1 टाइम का 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है केवल हम लोग 10 लेंगे, तो कितना पॉसिबिलिटी है, केवल एक पॉसिबिलिटी इसके लिए भी है क्योंकि 10 कॉइन सिंपल हमारे पास केवल 10 कॉइन है। सो 10 10 का 10 कॉइन लेंगे तो 100 कर लेंगे। और ओनली 50 में भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है, 50 का 2 कॉइन लेंगे 100 हो गया। अब हमारे पास एक एक का हम लोग ले चुके हैं, अब दो दो का पेयर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम 1 और 10 का कॉइन लेंगे। सो 1 और 10 के केस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैक्स हम 10 का कॉइन कितना ले सकते हैं। मैक्स अगर 100 करना है, हमें 100 करना है, तो मैक्स हम लोग 10 ले सकते हैं। लेकिन अगर 10 लेंगे तो 10 का कॉइन ही पूरा हो जाएगा, एक का कॉइन लेना ही नहीं है। लेकिन हम वो कंडीशन यहाँ कंसीडर कर लिए हैं, तो मतलब हमें मैक्स टू मैक्स हम 9 ही 10 का कॉइन ले सकते हैं। सो 9 हम 10 का कॉइन ले लेंगे और रिमेनिंग जितना बचेगा हमारा 1 का कॉइन आ जाएगा, वो हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो ऐसे ही 9 10 का कॉइन होगा, फिर 8 हम अगले बार 10 का कॉइन लेंगे, रिमेनिंग 1 कॉइन। सो ऐसे 9, ऐसे फिर 7 10 का कॉइन, ऐसे करते करते 1 एक बार, फिर लास्ट क्या हो जाएगा कि सिंगल 10 का कॉइन और बाकी हमारा 90 कॉइन 1 का होगा। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो गया, यहाँ 1 है 9 है, मतलब ऐसे टोटल नंबर ऑफ केसेस 9 हो गए हैं। तो अभी तक कितना हो गया, मैं ग्रीन से मार्क करते जाता हूँ। सो ये हमारा 1, ये 1, ये 9। ठीक है, अब आते हैं 110 का हो गया। नाउ 150 का हम लोग कंसीडर करते हैं। सो 150 का केस में 250 नहीं ले सकते क्योंकि 250 लेंगे तो केवल 50 का ही 100 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा वो केस। तो सिंगल 50 हम ले सकते हैं, 50 का एक और बाकी सब 1 कॉइन का 50। तो एक केस यहाँ हो गया। अब दो हो गया, और सेकेंड क्या हो सकता है, 10 इंटू 50, ये दो पेयर बन सकता है। इस केस में भी क्या होगा कि 50 एक बार ही ले सकते हैं, दो बार तो ले नहीं सकते, और 10 का हम लोग 5 ले सकते हैं, तो ऐसे 100 बन गया, तो एक पेयर यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब आता है दो दो का हो चुका हमारा हमारा अब हमारा 3 का होगा। 1 10 और 50 तीनों को यूज़ करेंगे। सो तीनों को जब यूज़ करेंगे, एक एक कॉइन तो एटलीस्ट चाहिए तीनों का, तो 50 10 60 1 61, 61 रुपया तो हमारा हो जाएगा, तीनों को एक एक यूज़ करेंगे। और हमें टोटल 100 रुपये चाहिए, तो 61 हो चुका, मतलब 39 और चाहिए हमें। अब 39 में फिर से हमारे पास ऑप्शन आया 1 10 और 50 का, तो यहाँ से 50 डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया क्योंकि 39 रुपया है, और 50 का तो हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब 1 और 10 लेके हमें 39 रुपये बनाना है। सो सपोज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं 10 का। 10 का कॉइन हम मैक्स कितना यूज़ कर सकते हैं, 3 ही यूज़ कर सकते हैं। 4 यूज़ करेंगे 40 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। सो 10 का कॉइन 3 यूज़ करेंगे, प्लस हमारा जो बच रहा है वो सपोज 1 का कॉइन है, तो इसको हम लोग एक मान ले रहे हैं। देन 10 का कॉइन 2 यूज़ करेंगे, फिर जितना बचेगा 1 कॉइन से फिल कर देंगे, ये एक सॉल्यूशन। फिर 10 का कॉइन एक यूज़ करेंगे, फिर जितना बचेगा 1 से फिल कर देंगे, ये एक सॉल्यूशन। एंड देन सिंपल 1 1 का कॉइन बाकी सब यूज़ कर लेंगे, ये एक सॉल्यूशन। ये 1 1 का सॉल्यूशन लेंगे क्योंकि ये दोनों को करके यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सिंगल कंडीशन नहीं यूज़ किया। तो अब हम काउंट कर लेंगे कितना है, ग्रीन से हम लोग देख लेते हैं। ये 4 हमारा हुआ, 4 5 6 6 और ये 9, 9 6 15 16 17 18, मतलब टोटल ऐसा केसेस 18 आ गया, और ऑप्शन में हमारा सी नंबर है 18। सो इसमें हमेशा ऐसे ही अप्रोच लगाएंगे, जो भी हमारा डिनोमिनेशन दिया है पहले सिंगल ले लेंगे 1 को, फिर 10 को, फिर 50 को, फिर दो दो का क्लब करके लेंगे, फिर तीनों को साथ लेंगे। सो और जब तीनों साथ में आ जाता है, मतलब तीनों को एटलीस्ट एक बार कंसीडर करना है, तो 61 एक बार कंसीडर हो गया, बच गया 39। तो 39 बच गया, तो हमें फिर से इन तीनों से ही कवर करना है, फिर से सेम रिकर्सिव अप्रोच। अब आप क्वेश्चन को रीमोडिफाई कर देंगे कि 39 रुपीज़ लाना है हमें, और हमारे पास ये 3 कॉइन है, तो और कितना पॉसिबिलिटी बनता है। तो ऐसे कर करके आप आंसर ला देंगे। जनरली ये 2 स्टेप तक ही जाता है। 2023 में भी जो क्वेश्चन दिया गया था सी सेट में, वो भी 2 स्टेप पे ही गया था। उसका सॉल्यूशन मैंने दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन इज, ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सो हमें डायरेक्शन पता है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। सो ए स्टार्ट किया अपने घर से वॉक करना, 20 मीटर वॉक किया। सपोज ए का पोजीशन यहाँ है, यहाँ से 20 मीटर,
ठीक है। नेक्स्ट, वेयर हिज फ्रेंड बी ज्वाइंड हिम दे टुगेदर वॉक फॉर 10 मीटर। सो यहाँ सिर्फ ए था, इसके बाद 10 मीटर तक बी भी आया, मतलब ए बी यहाँ पर दोनों साथ में है। देन ए टर्न लेफ्ट वाइल बी टर्न राइट। सो ए लेफ्ट टर्न हो गया, ए यहाँ हो गया लेफ्ट, एंड बी के लिए हम लोग कलर दूसरा यूज करते हैं, बी हमारा यहाँ लेफ्ट टर्न हो गया, बी यहाँ पर आ गया। सो डिस्टेंस क्या है, ए टर्न लेफ्ट एंड बी टर्न राइट, ट्रेवल 2 मीटर 8 मीटर। सो ए 2 मीटर ट्रेवल किया है, बी 8 मीटर ट्रेवल किया है। देन बी टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 मीटर। सो बी लेफ्ट टर्न करता है और 4 मीटर और ट्रेवल करता है, तो बी यहाँ पर आ चुका है। फॉलोड बाई 5 मीटर टू हिज राइट। सो यहाँ से राइट लेता है और 5 मीटर और ट्रेवल करता है 5 मीटर, एंड रीच हिज ऑफिस। सो बी यहाँ पर बी अपने ऑफिस पे पहुँच गया। ना अब ए का टर्न है, ए यहाँ पर है अभी हमारा। देन ए टर्न राइट एंड ट्रेवल 12 मीटर टू रीच ऑफिस। तो ए डायरेक्टली 12 मीटर यहाँ से ट्रेवल कर लेता है और अपना ऑफिस पे पहुँच जाता है। क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिसेस। मतलब ये जो हमारा ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो सिंपल हम कैलकुलेट कर लेंगे, पहले हम सब कनेक्ट कर देंगे और डिस्टेंस निकाल देंगे जितना हमें पॉसिबल है। जैसे ये 2 है तो ये हमारा वैल्यू 2 हो जाएगा, ये 8 है, ये वैल्यू 8 है, तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू 8 हो गया। ये वैल्यू हमारा ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा। अब हमें बचा है ये वैल्यू निकालना। सो सपोज ये हमारा वैल्यू 4 है, ये हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 4 है, और हमें ये पता है ये पूरा हमारा कितना है 12 है, ये 12 दिख रहा है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 5 8 2, ये हमें वैल्यू निकल गया। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं ग्रीन लाइन से जो कर रहा हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ग्रीन से जो कर रहा हूँ, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो दोनों लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 8 10 5 15। सो एक 15 लेंथ है और इधर 8 है, तो हमें सपोज ये ए बी निकालना है, तो हमें पता है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 स्क्वायर हमारा 64, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 289 आ जाएगा, और 289 इज इक्वल टू ये 17 का स्क्वायर होता है, मतलब ए बी हमारा 17 आ गया, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी का बीच का। सो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 17, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इज कंसीडर टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 फॉलोड बाई अ क्वेश्चन। सो स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन का ये है हमारा सवाल। सो पहले क्वेश्चन देख लेते, इज पी क्यू एन ऑड इंटीजर। तो क्वेश्चन है पी क्यू इज ऑड इंटीजर, ये हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है हमारा। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, पी एन क्यू बोथ आर प्राइम नंबर। सो पी एन क्यू बोथ प्राइम नंबर है। सपोज एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर 2 एंड 5 बोथ आर प्राइम नंबर, अगर 2 5 को इंटू कर देते हैं ये हो जाता है 10, दैट इज इवन नंबर। मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा इस टेस्ट केस में फेल हो जा रहा, मतलब स्टेटमेंट वन गलत है, मतलब स्टेटमेंट 1 गलत नहीं है, इस केस में इवन आ गया है। और दूसरे केस में मान के चलिए दूसरा 2 प्राइम नंबर अगर हम ले लेते हैं, सपोज 3 एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, इस केस में 15, दैट मीन्स ऑड इंटीजर आ जा रहा है। इसका मतलब है 2 टेस्ट केस हम लोग ले रहे हैं, 2 एंड 5 एंड 3 एंड 5, दोनों केस में पी क्यू का जो प्रोडक्ट है, एक में इवन इंटीजर आ रहा, एक में ऑड इंटीजर आ रहा, तो हम बता नहीं सकते पहले स्टेटमेंट से कि पी क्यू ऑड इंटीजर है कि नहीं। सो फर्स्ट हो गया। देन सेकंड स्टेटमेंट आता है S2 में, तो S2 बोल रहा है क्या कि P प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर, P प्लस क्यू एक ऑड इंटीजर है, ठीक है, ये हमें बोल रहा है। तो हमें पता है अगर इवन प्लस इवन होता है, ये इवन होता है, इवन प्लस ऑड होता है तो ये ऑड हो जाएगा हमारा, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, एंड हमारा एक कॉम्बिनेशन बच गया जो है ऑड प्लस इवन, दैट इज दिस वन ओनली। हमारा ऑड प्लस इवन है तो यही कंडीशन होगा, ऑड प्लस इवन जो अरेंजमेंट अलग है, तो दैट इज इक्वल टू ऑड। तो हमें बोला है P प्लस क्यू ऑड है, तो ऑड किस सिनेरियो में आ रहा, ये फर्स्ट और सेकंड सिनेरियो में, मतलब एक नंबर इवन होना चाहिए, एक नंबर ऑड होना चाहिए, ठीक है। ये हमें पता चला स्टेटमेंट 2 से कि P और Q में एक इवन होगा एक ऑड होगा, तभी P प्लस क्यू ऑड होने वाला है। तो अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है और जिसमें एक इवन है और एक ऑड है, इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन में हमेशा हमें ऑड नंबर मिलता है, ये हमें पता है। तो यही हमारा स्टेटमेंट है, हमारा सिंगल सॉल्यूशन आया ना,
कि इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऑड आता है, तो यहाँ से हम इंश्योर कर सकते हैं यस पी क्यू इज एन ऑड इंटीजर। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 को अलोन यूज करके हम बता पा रहे हैं यस पी क्यू इज एन ऑड इंटीजर। सो आंसर हो जाएगा S2 इज ओनली, S2 इज सफिशियंट। सो आंसर नंबर देखेंगे कौन सा है इसमें, S2B नंबर हो जाएगा। S2 अलोन इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। Question is which year has the same calendar as that of 2009? So same calendar that means अगर 1 जन 2009 का जो दिन होगा वही दिन हमारा 2018 17 जो भी ऑप्शन दिया हुआ है 1 जनवरी 2018 सेम डे होना चाहिए, तो हमारा कैलेंडर कंप्लीटली सेम हो जाएगा क्योंकि ईयर में 365 डेज होते हैं। प्लस सेकंड कंडीशन है अगर 2009 लीप ईयर है, मतलब जो ईयर दिया हुआ अगर वो लीप ईयर है तो लीप ईयर होना चाहिए, नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर। तो यहाँ से 2009 हमें पता चल रहा है नॉन लीप ईयर है, तो हमारा नॉन लीप ईयर ही आंसर होगा। सो इससे 2016 इलिमिनेट हो जाता है बिकॉज 2016 लीप ईयर है। तो सबसे पहला हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे 2015 को लेके कि 1 जैन 2009 टू 1 जैन 2015 के बीच में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आता है। बिकॉज हमारा अप्रोच यही होता है, टोटल नंबर ऑफ डेज निकालते हैं देन 7 से डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दोनों दिन हमारा सेम होगा, और जिसका भी दोनों दिन सेम हो गया मतलब हमारा कैलेंडर सेम हो जाएगा। सो हम लोग टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो इसके बीच में टोटल ईयर्स कितना आएगा, एक 2010 आएगा, 2011, 2012, 2013, 2014। सो टोटल ईयर कितना हो गया हमारा, यहाँ से हम काउंट कर लेंगे, ये 1 साल 2 साल 3 4 5 6 साल आएगा टोटल। तो 6 इंटू 365 टोटल नंबर ऑफ डेज प्लस 1, बिकॉज ये जो 2012 है ये लीप ईयर है, तो इसका एक हम लोग ऐड कर लेंगे। सो ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 30, 3 कैरी बचेगा, 36 30 39, 3 18 19 20 21 प्लस 1। सो ये हमारा आ गया 2191 टोटल नंबर ऑफ डेज आ गया बिटवीन इन दोनों के बीच में 21 91 टोटल नंबर ऑफ डेज। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 एंड 0 3 0 हमारा 3 1 एंड 7, ये हमारा एग्जैक्टली 7 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब है जो दिन 1 जनवरी 2009 को है सेम डे 1 जनवरी 2015 को होगा। इसका मतलब है हम लोगों ने जो पहला टेस्ट केस लिया है वही टेस्ट केस पास हो गया, मतलब डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा 2015, हम आगे जाके देखना भी नहीं है। क्वेश्चन इज नंबर 136 is added to 5B7 and sum obtained is 7A3। सो इसे लिख देते हैं, 136 को जब 5B7 से ऐड किया गया तो हमारा सम क्या आ गया 7A3। ठीक है, नेक्स्ट है ABR इंटीजर्स। ठीक है, इट इज गिवन दैट 7A3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, मतलब ये जो है ये 3 से डिविजिबल है। सो द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी इज, सो बी का हमारा पॉसिबल वैल्यू निकालना है। सो एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, इसे सम करते हैं पहले। 7 6 13 होता है तो 3 हुआ, एक कैरी हमारा यहाँ आएगा, जब एक कैरी आएगा तो 3 1 4 हो गया, मतलब ये वाले लाइन का इक्वेशन हमारा क्या बन रहा है 4 प्लस बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारा दिख रहा 5 और 1 दिख रहा, मतलब 5 1 6, मतलब एक कैरी इधर से आने वाला है, 1 कैरी आने वाला है, तब ये 7 होगा। तो इसका मतलब है यहाँ जो वैल्यू आएगा ये तो चलिए एक डिजिट है, लेकिन 4 प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो 10 से ज़्यादा होगा, ये तो हमें पता है, 10 से लेकर 19 के बीच में होगा, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तब तो ए का एक डिजिट आएगा और एक कैरी जाएगा, तो ए का वैल्यू 10 से 19 तक हमारा हो सकता है। अब देखते हैं उस केस में बी का वैल्यू क्या क्या हमारा पॉसिबल है, और बी भी हमारा इंटीजर ही है, मतलब सिंगल डिजिट है, तो हम 0 से लेकर 9 तक में कोई भी बी का वैल्यू ले सकते हैं। तो मिनिमम बी का वैल्यू क्या होगा 6 ले सकते हैं, जब 6 लेंगे तब तो ए 2 डिजिट का नंबर आएगा 10 होगा, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, मतलब ये 4 वैल्यू ही हम बी का ले सकते हैं। सो सपोज बी का रिस्पेक्टिव वैल्यू देख रहे हैं हम और वर्सेस ए का वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, सो बी का वैल्यू 6 7 8 9, ये ए का वैल्यू नहीं है, ए का यूनिट डिजिट प्लस वो हम लेके चल रहे हैं। तो जब 6 होगा तो 8 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा एंड 13 होगा। और देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है 7A3 जो 3 से डिविजिबल है, ये वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो 7 प्लस ए प्लस 3 जो है इसका सम भी 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 7 3 10, 10 प्लस ए भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हमारा ए का जो डिजिट आ रहा है यूनिट डिजिट, ए क्या है हमारा यूनिट डिजिट है, ये नंबर का यूनिट डिजिट है ए हमारा, ये जो हमारा नंबर आया इसका यूनिट डिजिट ए है। तो हम पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे 11 होगा, ये नहीं होगा,
ए की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो हमारा 12 सॉरी ये 10 हो रहा, ये 11 हो रहा, ये भी नहीं होगा। ए की जगह जगह हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारा 12 हो जा रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है ये वाला जो वैल्यू होगा सम का, ये करेक्ट है। इस हिसाब से बी का कॉरस्पेंडिंग वैल्यू क्या है हमारा 8 है। मतलब यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 8। ये सिंपल सा हमें क्या करना था, हमें ये वाला जो वैल्यू है इसमें हमें बी का पॉसिबल वैल्यू देख लेना था। 6 7 8 9 ये पॉसिबल वैल्यू है, और उस हिसाब से हमारा इस डिजिट पे जो सम आएगा वो सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। वहाँ से हमारा वैल्यू आ रहा है कि 12 भी पॉसिबल है सम, और 12 के लिए हमें बी का वैल्यू 8 चाहिए। तो ऐसे हम आंसर इसका करेंगे। क्वेश्चन इज इन एवरी अल्टरनेटिव लेटर ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग बी इज रिटन इन लोअर केस, स्मॉल लेटर एंड द रिमेनिंग लेटर आर कैपिटलाइज्ड in how is the first month of the second half of the year is written। फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ मतलब सेकेंड हाफ द ईयर स्टार्ट होता है जुलाई से, एक जनवरी टू जून फर्स्ट हाफ एंड जुलाई टू दिसंबर सेकेंड हाफ। तो ऑप्शन में भी जुलाई है। तो हमें क्या करना है, बी लेटर से ऑनवर्ड हमें स्मॉल कैपिटल के फॉर्म में लिखना है। तो बी पहले स्मॉल हो जाएगा, सी कैपिटल, फिर डी हमारा स्मॉल हो जाएगा, देन ई कैपिटल। हम लोग 4 4 का फॉर्मेट में ही लिखते हैं। ई हमारा कैपिटल हो गया, फिर एफ स्मॉल, जी कैपिटल, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, दिस इज जेड। सो इससे एक फ़ायदा क्या हुआ, आप लोग देख रहे हैं, अगर इस फॉर्मेट में आप लिख रहे हैं तो एक फ़ायदा हमारा क्या हो रहा है, ये आप गौर कीजिए। यहाँ पर ए फिर आ जाएगा तो ए कैपिटल लिखते हैं, ये जेड स्मॉल है। सो हमारा ये वाले जो कॉलम का है ये हमारा स्मॉल हो गया, ये कैपिटल हो गया, ये स्मॉल हो गया, ये कैपिटल हो गया। तो हमें डायरेक्टली ढूंढने का भी जरूरत नहीं। अब जुलाई देखते हैं, जे देखते हैं, जे कहाँ आ रहा, जे हमारा जे स्मॉल होगा, तो जे स्मॉल 3 में है, ठीक है। देन यू हमारा यहाँ कैपिटल है, यू कैपिटल हमारा तीनों में है, ठीक है। देन एल एल हमारा स्मॉल है, एल स्मॉल हमारा इस 2 में है, सी और डी में भी स्मॉल एल है। एंड वाई हमारा कैपिटल होगा, तो वाई कैपिटल लास्ट वाले में है। सो ऑप्शन हमारा हो जाएगा लास्ट। सो इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आसानी से, अगर गलती से गलत भी लिखा गया होगा तो आप सिंपल स्मॉल कैपिटल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस के साथ सी सेट 2019 पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 कंप्लीट होता है। बाकी का 3 पार्ट भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, साथ ही उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।